युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता को इजराइल ने शायद आत्मसात कर लिया है। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे पश्चिम एशिया में, पूरे खाड़ी देशों में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक अपने दुश्मनों पर हमला करता जा रहा है। आपको जैसा कि दोस्तों पता होगा, अभी अभी खबर आई है, हमास जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, ईरान द्वारा पाला हुआ सबसे बड़ा संगठन है, उसको दोस्तों उसके सबसे बड़े कमांडर को नेस्त नाबूद इजराइल के द्वारा कर दिया गया है, जिसका नाम सिनवार था। इससे कुछ वीक पहले साथियों आपने देखा होगा, लेबनान के अंदर जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था, इजराइल का दुश्मन था, हिजबुल्ला, उसके सबसे बड़े कमांडर, हिजबुल्ला को तो नेस्तनाबूद इजराइल ने पहले ही कर दिया था, उसका कमांडर बचा था जिसका नाम नसरुल्ला था, उसको भी उड़ा दिया था। इजराइल चुन चुनकर इन बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं, मुखियाओं को मार रहा है। ऐसी स्थिति में साथियों ईरान के बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। ईरान के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईरान इन पूरे संगठनों का पालन पोषण करता है। सारे संगठनों की इनकी फंडिंग ईरान करता है। पूरे मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचाई हुई है, पूरी अशांति मचाई हुई है, कहीं ना कहीं उनकी जड़ में ईरान का हाथ रहता है। इसका मुख्य कारण ये भी है, ईरान कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट का, पूरे मुसलमान देशों का विश्व में खुद को नेता साबित करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ मुस्लिम नेताओं की होड़ में और भी कई लोग हैं। सऊदी अरब भी इस होड़ में है। सऊदी अरब और ईरान में अक्सर शक्ति प्रदर्शन होता ही रहता है कि हम दोनों में से मुस्लिम नेता कौन है। क्योंकि सऊदी अरब में साथियों आपको पता है मक्का मदीना है, तो इस वजह से वो इस होड़ में लगा रहता है कि हम दोनों में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है। ईरान प्रॉक्सी वार के थ्रू, पीछे से संगठनों के थ्रू अपने आप को मुस्लिम नेता साबित करने की कोशिश करता ही रहता है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, जब लेबनान पर इजराइल ने हमला किया था, हिजबुल्लाह पर हमला किया था, तब ईरान ने भी पलटवार किया था और ईरान ने लगातार एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी। लेकिन अब ये युद्ध ईरान को बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में साथियों ईरान भारत की ओर देख रहा है। अब ईरान कहीं ना कहीं समझ रहा है कि युद्ध लंबा खिंच सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है, मिडिल ईस्ट में बड़ी अशांति आ सकती है। इसलिए ईरान जो है भारत का रुख कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी अभी ताज़ा बयान आया है कि अब भारत को इसमें शांति के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन भारत क्या करे? भारत की विदेश नीति की अभी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक परीक्षा है। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि साथियों आपको पता होगा, हम ईरान से सबसे ज़्यादा तेल लेते हैं। ऐसी स्थिति में अब हम ईरान के साथ जाएं या फिर इजराइल के साथ जाएं, क्योंकि इजराइल से भी साथियों आपको बता दें, अभी अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी इजराइल में गए थे, कुछ सालों पहले गए थे और वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे। अब हमारे इजराइल से भी ठीक ठाक संबंध है और ईरान से भी ठीक ठाक संबंध है। हम लगभग ईरान से 10 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, इजराइल से 5 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। और चूंकि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था उभर रही है, आप सभी जानते हैं, तो अब भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए हमें अपनी मार्केट भी ख़त्म नहीं करनी है, हमें अपना सामान भी बेचना है, दवाइयाँ बेचनी है और सारा सामान बेचना है, इकोनॉमी तो तभी बूस्ट होगी। तो अब भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, भारत कुछ नहीं कह पा रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि भारत को मध्यस्थता इसमें करनी चाहिए, और चूंकि ईरान कहीं ना कहीं बार बार इस बात को इसलिए भी कह रहा है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तेल और सबसे ज़्यादा एलपीजी, ओमान के बाद सबसे ज़्यादा एलपीजी हम ईरान से ही लेते हैं। अब एलपीजी नहीं देगा यदि ईरान, और तेल नहीं देगा यदि ईरान, तो हमारी जो है इकोनॉमी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि तेल के ऊपर हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पूरी की पूरी एमएसएमई सेक्टर और पूरा का पूरा घरेलू, जो घरेलू चीज़ें एलपीजी सिलेंडर है, वो सब का सब टिका हुआ है। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? भारत को किसी एक पक्ष का यह साथ दे तो गड़बड़ है। अब भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में शांति से बैठा हुआ है। यदि अमेरिका हमला करता है तो भारत को कहीं ना कहीं अपने दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। अमेरिका ने अभी खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि ईरान के हम तेल के कुओं को नेस्तनाबूद करने के फिराक में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको ख़त्म कर देंगे। अब यदि ईरान के तेल के कुओं पर हमला होता है तो सीधी सी बात है, भारत को परेशानी इसमें आने वाली है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपने विकल्प विश्व मार्केट में तलाशने चाहिए। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा तेल हम सऊदी अरब से लेते हैं, और कुछ दिनों से जब से रूस और यूक्रेन का वार शुरू हुआ है तब से हम रूस से भी 30 से 35% तेल लेने लगे हैं। पहले आपको बता दें, हम पॉइंट 1 के आसपास, पॉइंट 2 के आसपास बस इतना ही तेल रूस से लेते थे, ज़्यादा तेल रूस से हम लेते नहीं थे। लेकिन अब साथियों हम रूस से बहुत ज़्यादा तेल ले रहे हैं, 35-40% के आसपास।
अब इसको हम धीरे धीरे डिपेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। बजाय हम युद्ध में कोई भी पक्ष रखें या फिर सीधे कूदें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो विदेश नीति है, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है 1951 से या 1947 से, जब से भी ये चली आ रही है, हमें उसी नीति का पालन करना चाहिए। वैसे साथियों आपको बता दें, ईरान से हमारे पहले भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। ईरान से जो संबंध अच्छे हुए हैं वो हुए हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद, 1991 के बाद, जब हमारी ओपन अर्थव्यवस्था हो गई। और खासकर नरसिंह राव की सरकार में हमारे ईरान से संबंध थोड़े अच्छे हुए, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इन संबंधों को और ज़्यादा पोषित किया और संबंध अच्छे हुए और हम तेल लेने लगे। लेकिन साथियों, अब ईरान से यदि संबंध बिगड़ते हैं तो तेल पर फर्क पड़ेगा। अब भारत के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, क्या करें तो करें क्या। तो साथियों, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि हमें अपनी डिपेंडेंसी अन्य जगहों पर बनानी होगी, तभी हम इस पूरी बड़ी समस्या से डिप्लोमेटिक तरीके से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में, कैसे भारत इन सारी समस्याओं से बच सकता है वो हमने आपको बताया। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।